Smile classes. Believe in our possibilities. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smile Classes, and as you all know, I am your tutor Muskan. In today's video, we are going to learn about how 38 ATP energy are produced. 38 ATPs एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है। हमने ग्लाइकोलाइसिस देख ली, हमने क्रेब्स साइकिल देख ली, हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देख लिया और एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है वो देख लिया। ठीक है, जब हमने ये प्रोसेसेस स्टेप्स पढ़े थे ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, तो हमने देखा था कि डायरेक्ट एटीपी का जनरेशन बहुत कम हो रहा था, बट कोएंजाइम्स बहुत सारे प्रोड्यूस हो रहे थे। कोएंजाइम्स कौन कौन से? NADH+H+ और साथ ही साथ FADH2। ठीक है, ये दोनों कोएंजाइम्स प्रोड्यूस हुए थे, बट ये कोएंजाइम्स क्या करते हैं फिर आगे जाके? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके एटीपी का सिंथेसिस करवाते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि एटीपी के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो चलो देखो, ग्लाइकोलाइसिस सबसे फर्स्ट प्रोसेस आता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में देखो, जब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्जन होता है। ये कितने मॉलिक्यूल्स है? 2 मॉलिक्यूल्स। तो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट से जब 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं किसके? 3-फॉस्फोग्लिसरेट के, तो हमारे पास कितने एटीपीज आते हैं? 2 एटीपीज। ठीक है, नेक्स्ट आता है पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है किससे? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से। जब PEP से हमारा पायरुविक एसिड बनता है, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं PEP के, और 2 ही मॉलिक्यूल्स बनते हैं किसके? पायरुविक एसिड के। सेम यहाँ पे भी 2 ही मॉलिक्यूल्स होते हैं 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट के, और 2 ही मॉलिक्यूल्स हमारे बनते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट के। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास कितने एटीपीज आ गए? 2 एटीपीज। कितने एटीपीज आ गए? 2। तो अब दोनों को टोटल करो, 2 4 एटीपीज हमारे बन गए। ठीक है, अब देखो, हमने एटीपी उधार भी तो लिया था जब हमने फर्स्ट टाइम एनर्जी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाना स्टार्ट किया था, तो हमने थोड़ी सी एनर्जी उसको दी भी तो थी, हमने एटीपी का यूज़ किया था, तो हमें उसका उधार वापस करना है। ठीक है, जब ग्लूकोज से फ्रक्टोज का कन्वर्जन होता है तो वहाँ पे हम एक एटीपी यूज़ कर लेते हैं, और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट बनता है तो वहाँ पे भी हम एक एटीपी यूज़ कर लेते हैं। इसका मतलब 2 एटीपीज हम यूज़ कर लेते हैं, मतलब उधार लेते हैं। तो हम उसको 4 एटीपीज में से 2 एटीपीज उसको उधार दे देंगे, उसका उधार चुका देंगे। तो 4 - 2 हमारे पास कितने एटीपीज आ गए? 2 एटीपीज आ गए। ठीक है, तो नेट गेन हमें कितना हुआ? 2 एटीपीज का। ठीक, सेकंड आता है हमारा, जब ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जब कन्वर्ट होता है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में, तो हमारे पास 6 एटीपीज आते हैं। 6 एटीपीज कैसे आते हैं? देखो, 2 मॉलिक्यूल्स है किसके? ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल क्या करता है? एक NADH+H+ का प्रोडक्शन करता है। देखो, एक मॉलिक्यूल किसका? एक NADH+H+ का प्रोडक्शन करता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट प्रोड्यूस 1 कोएंजाइम NADH+H+। ठीक है, और एक NADH+H+ 3 एटीपीज का प्रोडक्शन कर सकता है। कितनी एटीपीज का प्रोडक्शन कर सकता है? 3 एटीपीज का। तो 2 NADH+H+ कितने एटीपीज का प्रोडक्शन करेंगे? 6 एटीपीज का। ठीक है, 3 × 2 6। तो यहाँ पे हमारा जब कोएंजाइम बनता है, कौन सा कोएंजाइम रिलीज़ होता है? NADH+। ठीक है, कितने कोएंजाइम रिलीज़ होते हैं? NADH+। 2 कोएंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, और कितने एटीपी प्रोड्यूस करेंगे ये कोएंजाइम्स? 6 एटीपी। तो ग्लाइकोलाइसिस से जो हमारा
एटीपी का गेन होता है, टोटल गेन होता है ग्लाइकोलाइसिस से, वो कितने एटीपीज़ का होता है? 8 एटीपीज़ का। अगर हम बात करें कि ग्लाइकोलाइसिस से कितने एटीपीज़ बनते हैं, तो वो टोटल 8 एटीपीज़ बनते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, ये तो थी ग्लाइकोलाइसिस की बात, यहाँ पे ख़त्म हो गई। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड स्टेप ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या होता है? पायरुविक एसिड बन गया। कितने मॉलिक्यूल्स बने पायरुविक एसिड के? 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरुविक एसिड के। ठीक है, तो पायरुविक एसिड डायरेक्ट तो क्रेब्स साइकिल में नहीं जाता। पायरुविक एसिड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास कितने एटीपीज़ आते हैं? 6 एटीपीज़। फिर से 6 एटीपीज़ कैसे आए? 2 मॉलिक्यूल्स थे पायरुविक एसिड के और 2 ही मॉलिक्यूल्स बनते हैं किसके? एसिटाइल कोएंजाइम ए के। और कोएंजाइम कितने प्रोड्यूस होंगे फिर? NADH प्लस H प्लस, दो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे, 2 कोएंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्लस H प्लस प्रोड्यूस होंगे। कैसे? देखो, जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन रिलीज़ होता है, डिहाइड्रोजिनेशन होता है। तो वहाँ पे NAD पॉजिटिव क्या कर लेता है? कैच कर लेता है हाइड्रोजन को और क्या फॉर्म कर देता है? कोएंजाइम NADH प्लस H प्लस फॉर्म कर देता है। और कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि 2 ही मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के थे और 2 ही मॉलिक्यूल्स एसिटाइल कोएंजाइम ए के बनते हैं। तो एक NADH कितने एटीपीज़ प्रोड्यूस कर सकता है? 3। तो 2 3 ज़ा 6। 2 स्टेप क्लियर हो गए। ओके, थर्ड पे आ जाओ, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, अब क्रेब्स साइकिल से जब सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट का कन्वर्जन होता है, मैंने बताया था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जहाँ पे एटीपी डायरेक्ट जनरेट होता है। ठीक, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा था? एटीपी का डायरेक्ट जनरेशन हो रहा था। जब सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट का कन्वर्जन होता है तो वहाँ पे हमारे पास कितने एटीपीज़ आते हैं? 2 एटीपीज़। 2 एटीपीज़ मैंने यहाँ क्यों बोला? देखो, जब हम एक साइकिल की एक एसिटाइल कोएंजाइम की बात करते हैं, इट मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए की जब साइकिल चलेगी, ठीक है, तो हमारे पास 1 एटीपी आएगा। जब और हमारे पास यहाँ कितने बनते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम में कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। तो जब 2 मॉलिक्यूल साइकिल्स में जाएंगे, पहले एक राउंड चलेगा फर्स्ट मॉलिक्यूल का, फिर सेकंड साइकिल चलेगी दूसरे मॉलिक्यूल की। तो हमारे पास कितने एटीपी हो गए? फर्स्ट राउंड से हमें 1 एटीपी मिल गया, सेकंड राउंड से हमें दूसरा एटीपी मिल गया। तो हमारे पास कितने एटीपीज़ हो गए? 2 एटीपीज़। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है आइसोसिट्रेट से जब ऑक्सैलोसक्सिनेट बनता है, वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है? NADH प्लस H प्लस कोएंजाइम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और कितने प्रोड्यूस होते हैं? 2। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने एक ही एसिटाइल कोएंजाइम का मॉलिक्यूल लिया था। ठीक है, क्योंकि दूसरी साइकिल तो ऑब्वियसली सेम ही होगी। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ पे अब हम 2 मॉलिक्यूल्स लेके चलते हैं। तो जब आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनेट का कन्वर्जन होता है तो वहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं? 2 NADH प्लस H प्लस। तो टोटल एटीपीज़ कितने हो गए? 6 एटीपीज़, क्योंकि एक मॉलिक्यूल 3 एटीपी को करता है तो 2 कितने करेंगे? 6 एटीपीज़ का जनरेशन करेंगे या प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अल्फा कीटो ग्लूटरेट से जब सक्सिनाइल कोए का कन्वर्जन होता है। अल्फा कीटो ग्लूटरेट से जब सक्सिनाइल कोए बनता है तब भी हमारे पास 6 एटीपीज़ आते हैं। वहाँ पे भी हमारे पास NADH प्लस H प्लस कोएंजाइम होता है। ठीक है, जब सक्सिनेट से फ्यूमरेट का कन्वर्जन होता है, सक्सिनेट से जब फ्यूमरेट का कन्वर्जन होता है तो वहाँ पे हमारे पास 2FADH2 बनते हैं। क्या बनते हैं? 2FADH2। और एक FADH2 2 ATPs को जनरेट कर सकता है या 2 ATPs का प्रोडक्शन करवा सकता है। तो 2 FADH2 के मॉलिक्यूल्स कितने ATP का प्रोडक्शन करवाएंगे? 4 ATPs का। क्लियर है? ओके, अब देखो लास्ट स्टेप में जब मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनता है, वहाँ पे भी
NADH प्लस H प्लस कोएंजाइम रिलीज़ होता है, और कितने? 2 कोएंजाइम्स रिलीज़ होता है, 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होता है किसके? NADH प्लस H प्लस के। ठीक, तो यहाँ पे भी हमारे कितने ATP बन गए? 3 ATP, क्योंकि एक NADH 3 ATPs को प्रोड्यूस करते हैं। तो क्रेब्स साइकिल से हमारे पास कितने ATP आ गए? 24 ATPs। कितने ATPs आ गए? 24 ATPs। और टोटल ATPs अगर हम देखें तो ग्लाइकोलाइसिस से हमें 8 ATPs मिले थे। जब पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पे हमें कितने ATPs मिले थे? 6 ATPs। और क्रेब्स साइकिल से अभी हमने देखा कितने ATPs हमें मिले? 24 ATPs। तो टोटल ATPs कितने हो गए हमारे पास? 38 ATPs। ओके, क्लियर है? चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस से हमें नेट गेन कितने ATPs का होता है? 2 ATPs का। और 2 कोएंजाइम बनते हैं, कौन से? NADH H प्लस कितने बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो एक NADH 3 ATPs को प्रोड्यूस कर सकता है, तो यहाँ पे हमारे 6 ATPs आ गए। ग्लाइकोलाइसिस से हमें टोटल कितने ATPs का गेन हो गया? 8 ATPs का। ठीक, फिर जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं पायरुविक एसिड का, जब पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पे भी हमारे पास 2 कोएंजाइम रिलीज़ होते हैं। ठीक है, 2 NADH प्लस H प्लस रिलीज़ होते हैं, तो यहाँ पे हमें 6 ATPs मिल गए। क्रेब्स साइकिल से जब हम एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल जब अपना फर्स्ट राउंड लेगा तो वहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के टाइम पे एक ATP डायरेक्ट जनरेट होता है। ठीक, 3 मॉलिक्यूल्स मैंने बताया था आपको, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्लस H प्लस फॉर्म होता है और 1 FADH2 फॉर्म होता है। याद है, बताया था मैंने एंड में जब क्रेब्स साइकिल पढ़ाई थी। ठीक, तो यहाँ से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH कितने ATPs को प्रोड्यूस करेंगे? 3 इंटू 3 करो 9 ATPs। और एक FADH2 2 ATPs को प्रोड्यूस करवा सकता है, तो 2 ATPs। 9 2 कितने हो गए? 11 और 1 12। अब यहाँ पे हमने एक ही बात की थी, एक ही मॉलिक्यूल की, जबकि हमारे पास कितने एसिटाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन होता था? 2 मॉलिक्यूल्स। तो इसको क्या कर दो, जब 2 मॉलिक्यूल्स 2 राउंड लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, 12 2 जा 24। ठीक है, तो 24 ATPs यहाँ आ गए, किससे? क्रेब्स साइकिल से। तो अब देखो टोटल ATP का गेन कितना हो गया? 8 ग्लाइकोलाइसिस से, 6 पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेशन से, और 24 किससे? क्रेब्स साइकिल से। तो टोटल कितने हो गए? 24 और 6 30 प्लस 8 38 ATPs। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें। तब तक के लिए बाय बाय।